हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। और मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य सिलेबस यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। बात करूंगा आज मैं यूनिट नंबर फर्स्ट के लास्ट पॉइंट पर। हालांकि मैंने सभी पॉइंटों पर चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास को लेकर। और इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक पॉइंट वृद्ध व्यक्तियों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में, या आप कह लीजिए कि वृद्धों के कल्याण के संबंध में। वृद्धों के कल्याण के लिए सेवाएं और कार्यक्रम क्या क्या चलाए गए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि वृद्ध व्यक्ति कहते किसे हैं, वृद्धावस्था किस चीज़ को कहा जाता है। वृद्धावस्था का अर्थ होता है कि जिसमें व्यक्ति की शारीरिक शक्ति और मानसिक सतर्कता का ह्रास हो जाता है। और इस अवस्था के लिए 60 वर्ष की आयु मापदंड मानी जाती है। पर सामाजिक दृष्टि से वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना सकृत्य जीवन छोड़ चुका होता है, कार्य या रोजगार छोड़ चुका होता है और बढ़ती आयु के कारण अशक्तता का अनुभव करने लगता है। आज वृद्धों और बुजुर्गों की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। और आप सभी को पता है कि अपने सक्रिय जीवन को जो छोड़ चुके व्यक्ति होते हैं उन्हीं को वृद्ध माना जाता है। तो जन्म से मृत्यु तक मानव का जीवन शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है जो कुछ पूर्व निर्धारित चरणों से होकर गुजरती है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद आता है आपका वृद्धावस्था, लास्ट स्टेज होती है। हालांकि समाज कार्य एनटीए यूजीसी नेट कहता है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि इन वृद्ध व्यक्तियों को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ी जाए और इन वृद्ध व्यक्तियों के लिए भारत में समस्याएं हैं, इनके लिए इनकी समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाए। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इसी वीडियो में। और मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। वृद्ध, देखिए, यह बहुत कुछ हद तक जीवन की गुणवत्ता व स्वास्थ्य दशा पर निर्भर करता है। वैसे कई देशों में 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है। किसी किसी देशों में 60 वर्ष को लेकर कहा जाता है वृद्ध व्यक्ति, है ना। तो जहाँ अगर हम बात करते हैं, जहाँ तक भारत का सवाल है, हम इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि किस आयु को सरकार सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित की है। तो 60 वर्ष आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और कहता है कि किस आयु को पूरा करने पर वह कर्मचारी को शारीरिक मानसिक दृष्टि से सेवा के लिए उपयोगी नहीं मानते हुए उसे सेवानिवृत्त करे और उसकी पिछली सेवाओं के उपलक्ष्य में गुजारने के लिए उसे पेंशन अदा करती है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि पहले यह आयु 55 वर्ष थी, आगे चलकर इसमें वृद्धि हुई है, तो यह 58 वर्ष थी। वर्तमान में अब आप देख रहे हैं 60 वर्ष, इसलिए वर्तमान में इसे वृद्धावस्था की पहचान में विश्वसनीय आधार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह मानना है कि 60 वर्ष की आयु से आगे की ओर बढ़ाव जनसंख्या में आप यहाँ पे देख सकते हैं बुजुर्गी या वृद्धावस्था की ओर गमन की पहचान है। अतः वृद्ध से यहाँ हमारा मतलब बनता है या आशय बनता है उस व्यक्ति से जिसमें 60 वर्ष की आयु पार कर ली है। ठीक है, तो उसके आधार पे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वृद्धावस्था के बारे में। आगे बात करता हूं वृद्धावस्था में या वृद्धों की लिए कुछ समस्याएं हैं। कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं।
शारीरिक रूप से समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक रूप से समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक रूप से समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक एवं भावनात्मक रूप में समस्याएं हो सकती है, आवासीय समस्याएं हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तो वृद्धों के लिए सबसे पहले शारीरिक दुर्बलता हम देख सकते हैं यहाँ पर, और आयु बढ़ते के साथ या आयु जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो व्यक्ति का शरीर शिथिल होने लगता है और इंद्रियां कमज़ोर होने लगती हैं। आंखों से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं। तो शरीर की शक्ति और गति प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान जैसे पाचन संस्थान, रक्त परिभ्रमण संस्थान, श्वसन संस्थान आदि कमज़ोर पड़ने लगते हैं। शरीर में अनेक बीमारियां जैसे रक्तचाप में व्यतिक्रम, हृदय रोग, डायबिटीज, जरण जरण इसको जीर्ण बोलते हैं, जीर्ण जरण जिसको जोरंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धों के अध्ययन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यूजीसी का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ये। वृद्धों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में जरा विज्ञान कहा जाता है। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हम लोग देख सकते हैं जो है रोग देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं शारीरिक समस्याएं हैं। मानसिक रोग में अगर हम बात करते हैं तो अस्वस्थता, शारीरिक क्षीणता व मानसिक रोग बहुत कुछ साथ साथ चलते हैं। शरीर के कमज़ोर पड़ने के बाद बुढ़ापे की अनुभूति ही व्यक्ति में मानसिक निराशा का संचार करती है। और वृद्ध व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु, अपितु का मतलब होता है बल्कि, किंतु, परंतु मानसिक रूप से भी अपने को बहुत असहाय महसूस करने लगते हैं। बुढ़ापे की मानसिकता और निरुपायता के असहाय से उनके मन में हताशा, ठीक है, घर करने लगती है, जिससे उसमें संवेगात्मकता अस्थिर उत्पन्न होने लगता है और उसकी संस्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। तो शारीरिक क्षमता घटने और सामाजिक उपयोगिता कम होने के साथ वृद्ध व्यक्ति को अनेक मानसिक चिंताएं घेर लेती हैं, जिससे उनकी नींद कम हो जाती है और मानसिक थकावट महसूस करने लगते हैं। तो इसे कहा जाता है कि मानसिक रूप से समस्याएं। तो ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक प्रकार की समस्या है। आगे वहीं अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक असुरक्षा की स्थिति भी होती है। अब अधिकांश वृद्धों की समस्या आर्थिक ही है। पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं होती है, क्योंकि मूल्य वृद्धि के कारण उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है और वे अपना निर्वाह तक भी कर सकते हैं और अपने निर्वाह करने में भी वो क्या कर सकते हैं, असमर्थ महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, वृद्ध लोगों को प्रायः आर्थिक सुरक्षा संबंधी तनाव का भी सामना करना पड़ता है। पारिवारिक आय कम होने से परिवार के लोग बुजुर्ग को प्रायः भार स्वरूप देखने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के अभाव की भी समस्या हमें देखने को मिलती है। बुजुर्ग जनों को संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार में वृद्धावस्था, बीमारी आदि के समय सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं एकाकी परिवार में व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त फल पर निर्भर रहकर वृद्धावस्था अथवा बीमारी के समय अपनी जीविका चलाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक और भावनात्मक समस्याएं, जब वृद्धों की अच्छी प्रकार देखभाल नहीं होती है तो अनेक पारिवारिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो दूसरों पर आश्रितता, विशेषता बीमारी के दौरान स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना देती है। अकेलापन वृद्धों के लिए भारयुक्त होता है। अगर हम बात करें उनके लिए जिनका कोई व्यक्ति साथ रहने के लिए नहीं है, तो संयुक्त परिवार का प्रथा विघटित होने जाती है या होने लगती है, तो समस्या विकट बन जाती है। तो पारिवारिक और भावनात्मक समस्याएं भी कहीं ना कहीं वृद्धों के लिए समस्या का एक कारण बन जाता है या एक प्रकार के रूप में हम इसे देख सकते हैं। उचित देखभाल की समस्या, तो ये तो आप अच्छे तरीके से भलीभांत तरीके से समझ रहे हैं कि जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं वहाँ तो बड़े बुजुर्गों की देखभाल ठीक तरह से हो जाती है, लेकिन एकाकी परिवार की स्थिति में जब घर के सदस्य चले जाते हैं तो अक्सर बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इससे उन्हें कभी कभी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर।
तो विश्व तथा भारतीय जननांकी का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वृद्धों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और इससे इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जनसंख्या का अनुपात में वृद्धि अधिक होते जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर इनकी समस्याओं में भी वृद्धि होगी। और इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वृद्धों की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाए और वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए निम्न प्रयास किए भी गए हैं। जैसे में अगर आप करें तो भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था वृद्धों की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसके विघटन को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये प्रयास तो ये होना चाहिए, एक सोशल वर्कर का काम होगा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को यूनिटी में रखने के लिए। तो ये भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। परंपरागत भारतीय समाज में सामुदायिक जीवन वृद्धों को उनकी किसी भी समस्या का एहसास नहीं होने देता था या होने देता था, अतः ऐसे सामुदायिक जीवन को पुनः मजबूत करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। देखिए मेडिकल सोशल वर्कर की भूमिका यहाँ पे, एक मेडिकल सोशल वर्कर की कैसी कैसी भूमिका हो सकती है वृद्ध व्यक्तियों की समस्या का समाधान के पॉइंट ऑफ व्यू में। आगे वहीं अगर हम बात करते हैं तो वृद्धों के लिए स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, वृद्धों की समस्या के समाधान हेतु यह भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम वृद्धावस्था को जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करें, ना कि बोझ के रूप में इसे स्वीकार करें। आगे अगर हम बात करते हैं, लोगों में है जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। तो समय समय पर वृद्धों के लिए विशेष आयोजन जैसे सामान्य ज्ञान, खेल प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का आयोजन आदि का भी किया जाना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से वृद्धों के लिए वृद्ध होम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपने नाम सुना होगा हेल्पेज इंडिया का नाम। तो यह एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे हेल्प द एजड सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। और नोट करिए, हेल्प द एजड सोसाइटी की स्थापना 1978। मुख्य इसका अगर उद्देश्य बात करें हम तो युवा पीढ़ी में वृद्धों की आवश्यकताओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना है। ये मेडिकल सोशल वर्कर की भूमिका होगी। वृद्धों के लिए घरों, निवास केंद्र, इलाज के लिए चलती फिरती चिकित्सकीय इकाइयों आदि का रूप में संचालन करना है। वृद्धों के कल्याण के संबंध में स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना होगा। एक मिनट होल्ड रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वृद्ध होम के संबंध में एक हेल्पेज इंडिया का नाम ध्यान रखना आप सभी लोगों को है। साथ एक पॉइंट और अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, एज केयर इंडिया। यह भी एक स्वैच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्देश्य था कि 50 वर्षों से अधिक आयु वाले पुरुष और स्त्रियों को आवासीय संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से शैक्षिक और मनोरंजनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। वृद्धों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। वृद्धों के लिए अंशकालिक रोजगार और आय वृद्धि को कार्यक्रम चलाने के संबंध में होगा। वृद्धों की समस्याओं के बारे में अध्ययन और शोध कराना होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक है हेल्पेज इंडिया और एक है आपके लिए स्वैच्छिक संगठन के रूप में जो एज केयर इंडिया स्थापित किया गया है 1980 में। तो दो बातें, साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो मैंने उद्देश्य बताए उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक है एक पितामह अंगीकृत करो योजना। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो वृद्ध हैं उनको पुनर्वास के संबंध में व्यवस्था की गई है। पुनर्वास का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। आप इसको रोक के इस शब्द को सोच सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे फिर कहता है कि वृद्ध होम स्थापित करने चाहिए जिसमें समुचित सुविधाएं हो। ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट अगर आता है तो वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कम प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था भी शुरू करनी चाहिए। तो ये एक मेडिकल सोशल वर्कर के लिए जो है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षित वृद्धों के अनुभव, अच्छा देखिए कहने का मतलब है कि सोशल वर्कर गाइडेंस करेगा, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो कौन से एक्टिविटी के माध्यम से करेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और शिक्षित वृद्धों के अनुभव का लाभ प्रौढ़ शिक्षा जैसी, अच्छा प्रौढ़ शिक्षा की एक अगर पूछा जाए मिनिमम आयु को तो 21 वर्ष होगी। प्रौढ़ शिक्षा की मिनिमम आयु मतलब होता है न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष। तो प्रौढ़ शिक्षा जैसी योजनाओं को लिया जाना चाहिए। अंशकालिक रोजगार दिए जाने की व्यवस्था की भी जानी चाहिए जिसमें वृद्धजन व्यस्त रहें। आगे अगर हम बात करते हैं इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वृद्धों के लिए पारिवारिक माहौल की व्यवस्था की जानी चाहिए। और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, आप लोगों को पता होगा ये अगस्त 1953 में डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा स्थापित किया गया और वो अध्यक्ष भी रही हैं, जो वृद्ध सदन एवं पालना घरों में, ठीक है, पालना घर नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पालना घर को मिलाकर एक ही स्थान पर संचालित करने के लिए योजना बनाई है और जिससे वृद्धजनों को बच्चों की गतिविधियों का आनंद मिल सके और वे जीवन रस का संपूर्ण आनंद ले सके। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो है बनाई गई थी राष्ट्रीय नीति, नोट करिएगा, वर्ष 1992 में, सॉरी 1999 में, वर्ष 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस नीति पर अगर हम बात करते हैं तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए इसके क्षेत्रों को बढ़ावा देना। वहीं अगर हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक पर कटौतियों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई और वृद्ध व्यक्तियों के लिए आवासीय ऋण प्राप्त करने के लिए सरल बनाया गया। वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों द्वारा देखभाल करने के अधिकार को उपलब्ध कराने को कहा गया था। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की बात किया जाए तो 1999 और वृद्ध लोगों की बढ़ोतरी को सुनिश्चित करने का प्रतिबद्धता दोहराने के लिए सन 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषणा की गई और इस नीति के द्वारा वृद्ध लोगों के लिए वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं लोगों की अन्य जरूरतें विकास में समानतापूर्ण सहभागिता, शोषण एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण तथा उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सेवाओं को उपलब्धता को बनाए रखने के लिए राज्य के समर्थन पर बल दिया गया और इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो वृद्धों को अपने वृद्ध पत्नी और पति के लिए प्रावधान बनाने को प्रोत्साहित करना, परिवारों को अपने वृद्ध पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहन करना, संवेदनशील करोड़ों लोगों के लिए देखभाल एवं संरक्षण उपलब्ध कराना, परिवारों द्वारा उपलब्ध कराई गई देखभाल की अनुपूर्ति करने के लिए गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता एवं समर्थन को प्रदान करना, रोड व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये कहीं ना कहीं वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में एक अहम भूमिका रही है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए संबंध में जागरूकता पैदा करना ताकि उत्पादन एवं स्वतंत्र जीवन जीने में उनकी सहायता की जा सके। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति में कुछ अन्य तत्व महत्वपूर्ण हैं जिनमें से अगर हम बात करते हैं सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। अगर प्रश्न बनता है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन कब किया गया तो 2005 आपका लगाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो गैर सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रम बनाने एवं उसकी देखभाल करने में संचालन चिकित्सा इकाइयों को खोलने तथा वृद्धों और गैर सरकारी संगठित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु गैर सरकारी संगठनों का सहयोग होगा। वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का क्रियान्वयन होगा इत्यादि जैसी प्रतिक्रिया जो है संचालित हुई है इसमें, तो याद रखिएगा। और वृद्ध व्यक्तियों का एक अंतर्राष्ट्रीय भी प्रयास किया गया था, ठीक है, नोट करिए एक बार ये भी अपने कॉपी पर कि वृद्ध कल्याण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हुआ था वो हुआ था सन 1982 वियना में और विश्व वृद्ध सभा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्धों की देखभाल के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी, याद रखिएगा। और उसी समय 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वह वर्ष होगा सन 1999 और सन 1999 यानी 1999 जहाँ पे राष्ट्रीय नीति आई थी,
ठीक है, ये भी चीज़ याद करिए, दो चीज़ें आपको ईजिली याद हो गई होंगी। ठीक है, तो कि राष्ट्रीय नीति कब आई थी, 1999 का हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, तो 1999 हो जाएगा। और ये आया कब था, वियना में आयोजन हुआ था एक सभा, और उसी समय से 1 अप्रैल को, सॉरी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं वृद्ध और आसक्त आश्रम को लेकर, तो भारतवर्ष की इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था 1840 में किया गया, किसको लेकर, वृद्ध और आसक्त आश्रम को लेकर। और 1840 में जब बेंगलोर की फ्रेंड इन नीड सोसाइटी सन 1858 में वृद्धों में व निसहाय व्यक्तियों के लिए सेवाएं नियोजित की गई थी, उसी में, ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य से, उसी के उसके अकॉर्डिंग या उसके अंतर्गत में वृद्ध और आश्रक्त या आसक्त आश्रम सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1840 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें था वृद्धों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, खाने, कपड़े, चिकित्सा और रहने की व्यवस्था की जाए, वृद्धों के लिए मनोरंजन और मनोविनोद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, व्यक्तिगत संवेगात्मक समस्याओं से ग्रस्त वृद्ध व्यक्तियों को मंत्रणा का मतलब होता है एक प्रकार से काउंसलिंग, ठीक है, मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना, और जिससे उनके जीवन की आवश्यक सामंजस्य को स्थापित कर सके। ठीक है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं वहीं कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण को लेकर, तो यह अधिनियम है 2007 का, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। भारत सरकार ने यह अधिनियम जो वृद्ध व्यक्तियों एवं माता पिता के भरण पोषण एवं देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था करती है, यह विधेयक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। नोट कर लीजिएगा। इस अधिनियम में जो मुख्य प्रावधान थे, ये वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, और वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट। ठीक है, नोट करिएगा। अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण के संबंध में एक कानून आया था 2007 में, और इस कानून में माता पिता दादा दादी को उनके बच्चे से आवश्यकता अनुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है, और इस कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं, हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अभिभावक में सगे और दत्तक माता पिता, सौतेले माता पिता की सम्मिलित भी किए गए हैं इसमें, इस अधिनियम में 2007 में। आगे हम बात करते हैं तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, वह अपने संबंधितों से भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है, अथवा जो कि उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संगीन अपराध है, जिसके लिए ₹5000 का जुर्माना, 3 माह की सजा दोनों हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अधिकरण द्वारा मासिक जो भरण पोषण है, अधिकतम राशि 10,000 प्रति माह तक के आदेश देने की बात की गई है। वहीं सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाएगा, और चिकित्सालयों में विदोष पंक्तियों का प्रबंधन भी किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं अनुदान सहायता योजना को लेकर, तो वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नाम की योजना से गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे वृद्ध सदन, दिन के समय देखभाल के केंद्र, चलते फिरते चिकित्सा यूनिट स्थापित कर सकते हैं, और उन्हें गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध भी कराया जा सकता है। हेल्पलाइन, फिजियोथेरेपी केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि जैसे जो है प्रोवाइड किया जा सकता है सेवाएं। योजनाओं के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कार्यक्रम के रूप में तो वृद्ध सदनों की स्थापना और रखरखाव, विश्राम सदनों और नियंत्रण, देखभाल सदनों का रखरखाव, बुजुर्गों के लिए बहुसेवा केंद्र चलाना, चलते फिरते चिकित्सा यूनिट का रखरखाव, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेष देखभाल, हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र, वृद्धजनों की देखभाल करने वाले को प्रशिक्षण देना, वृद्धजनों के कल्याण के प्रति जागरूकता पैदा करना, और
उनकी देखभाल करने वाले लोगों की व्यवस्था करना, वरिष्ठ नागरिकों समूह एसोसिएशन का गठन करना, इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई उपयुक्त गतिविधियां भी चलाना। तो इत्यादि चीजें आप लोग देख सकते हैं। अनुदान सहायता योजना वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नाम की योजना से गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वृद्ध जन सदन जो है दिन के समय देखभाल के केंद्र में चलती फिरती चिकित्सा यूनिट स्थापित कर सकें और गैर संस्थागत सेवाएं भी उपलब्ध करा सके, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अकॉर्डिंग, तो इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए इस समय चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा जो रखी गई है 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा कि 65 से 60 कर दी गई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में। वहीं अगर हम बात करते हैं जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 200 रुपये के स्थान पर 500 रुपये महीने का पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकार चाहे तो उससे अधिक राशि भी अपनी तरफ से दे सकती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार की भूमिका होगी, ना कि केंद्र सरकार की तरफ से। वहीं अगर हम बात करते हैं वृद्ध देखभाल केंद्रों की स्थापना को लेकर, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वृद्धजनों के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की भी मंजूरी दी है, और वे वृद्धजन देखभाल केंद्र 21 राज्यों के 100 जिला अस्पतालों में खोलने जाएंगे और इनकी स्थापना सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी की जाएगी। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं विधि एवं कानून मंत्रालय भारत सरकार, तो केंद्र सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय ने भी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं तथा उनकी पहुंच बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट परिचय पहचान पत्र भी प्रोवाइड किया है। वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा की भी बात की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है जो 1 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी, और इसका मकसद है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 रुपये रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक वर्ष में 30,000 रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के अकॉर्डिंग, तो कार्मिक एवं पेंशन कल्याण विभाग में पेंशन रोक सेवानिवृत्त लाभ दिलाने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं, और वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अदालतों में छूट या सुविधाएं भी हैं जो निपटारे के लिए त्वरित और प्राथमिकता में एक अहम भूमिका निभाई है। सूचना का अधिकार कानून है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, RTI कानून, वरिष्ठ नागरिकों की ओर से RTI कानून के तहत दूसरी अपीलों की सुनवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को लेकर, तो अस्पताल देखभाल केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से लाइनों की व्यवस्था है। कुछ राज्यों सरकारों ने सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष क्लिनिकों की स्थापना भी की है। वहीं वित्त एवं कराधान की बात करते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में विशेष छूट अथवा अन्य प्रावधान की भी परिचर्चा हुई है। बैंकिंग एवं डाकघरों के बारे में अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों की उनकी बचतों पर अधिक ब्याज दर पर भी बैंकिंग शुल्क की बात की गई है। रेल यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा 30% सस्ती, किराए में 50% छूट। वहीं अगर हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर पंक्तियां भी बनाई गई हैं। विमान यात्रा की बात करते हैं तो इंडियन एयरलाइंस की साधारण श्रेणी में किराए में 40 से 50% छूट है। वरिष्ठ नागरिकों को अन्य विमान सेवाओं के द्वारा इसी तरह से छूटें दी गई हैं। वहीं बात करते हैं सड़क यातायात में, तो विभिन्न राज्य परिवहन निगम में आरक्षण एवं छूट। देश में वृद्ध लोगों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके अनुकूल माहौल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इसी वजह से अधिकतर बुजुर्ग लोग अलग थलग या उपेक्षित रहने का मजबूर हो रहे हैं। तो पिछले 10 वर्षों के दौरान वृद्ध लोगों की आबादी और वृद्धावस्था में सहायता प्रणाली जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक लिहाजा से काफ़ी बदलाव आए हैं, और पिछले एक दशक में वृद्ध लोगों की संख्या में 39.3% का इजाफा हुआ है, और देश की आबादी में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2001 में 6.9% की तुलना में बढ़कर 2011 में 8.3% हो गई है। आज की जो क्लास थी ये
आप लोगों की वृद्ध कल्याण से संबंधित थी। मैंने आप लोगों को वृद्धावस्था के बारे में बताया, वृद्धों की समस्याओं के बारे में बताया, वृद्ध कल्याण के बारे में आप लोगों से चर्चा किया। वृद्ध की एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वृद्धों की आवश्यकताओं का वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें उसकी, तो याद रखिएगा पर्यावरणीय संबंधी एक होगा आपका, अर्थ संबंधी होगा, स्वास्थ्य संबंधी होगा, आजीविका संबंधी होगा और अवकाश संबंधी भी होगा। वहीं अगर हम राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अपने अपने राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना भी प्रारंभ कर दी गई है। वृद्धावस्था एक पेंशन योजना है जो एक भारत में सर्वप्रथम चलाया गया था 1957 में। नोट कर लीजिएगा, वृद्धावस्था पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1957 में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक किसान पेंशन योजना चलाई गई। भारत सरकार ने वर्ष 1994 से 60 वर्ष की अवस्था से ऊपर के किसानों के लिए किसान पेंशन योजना की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो पात्रता के शर्तें पर निर्धारित है वही किसान पेंशन योजना जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी के सभी जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोगों ने बात किया है हेल्पेज इंडिया के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किया है वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पर, वृद्ध और आसक्त आश्रम पर भी हम लोगों ने बात कर लिया 1840 में, वृद्ध कल्याण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में भी बात कर लिया हम लोगों ने, वियना में जो सभा हुई थी और उसी समय 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाएगा और फिर उसके बाद 1999 से अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष रूप में इसको घोषित कर दिया गया। ये चीज़ भी आप लोगों को पता हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है और जो आज शाम की क्लास होने वाली है एनटीए यूजीसी नेट की वो क्लास होगी और उस क्लास का जो समय रखा गया है 8 से लेकर 9 और जो लखनऊ चिकित्सा समाजकार की मैं बात कर रहा हूँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ उसकी क्लास शाम 6 से लेकर 7 के बीच में रखी गई है और उसकी फ़ीस है 1999 रुपये और एनटीए यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है 5000 2 किस्तों में जमा होगी 5000 समाजकार की। अगर आप लोगों को जेआरएफ और नेट को क्रैक करना होगा तो मैं आपको बता दूं अभी से ही लग जाइए पढ़ाई में और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, वीडियो का जो स्पीड है अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूं तो उसको आप स्लो कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपका जो है जवाब दूंगा। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट भी ना रहे। मैं क्रम से चल रहा हूँ, यूनिट वाइज चल रहा हूँ और जैसे ही आज आपका आपदा प्रबंधन का समाप्त होगा, पर्यावरण समाप्त होगा तो उसके बाद आपका कल से चलेगा मॉक टेस्ट केवल यूनिट नंबर 1 पर। तो आप समझ सकते हो कि यूनिट क्रम में आपको पीडीएफ दी जा रही है, मॉक टेस्ट होगा, फिर आपको पीवाईक्यू के रूप में अगर हम बात करें 2004 से लेकर 2021 तक जितने भी सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी अध्ययन की प्रक्रिया बहुत करनी है आप लोगों को, इसलिए नोट्स भी बनाते रहिए, पढ़ते भी रहिए आराम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय करिए आप सभी लोग।